सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूअर्स फिर से क्लास 6 डिस्कस कर रहा हूं मैं आज आपसे, जो आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर है बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का पूरे उत्तर प्रदेश में। तो 5 मैं पार्ट इसके बना चुका हूँ। फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा फर्स्ट एड एंड हेल्थ की, तो उसमें आपको 5 पार्ट मिल जाएंगे। व्यूअर्स क्वेश्चन लगभग 400 के आसपास मेरे पास हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो क्योंकि बहुत सारी एक्चुअली ये जो टर्मिनोलॉजी है इसमें वो कुछ हम इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ करते हैं, हिंदी में कम करते हैं। हिंदी में थोड़े से एक्चुअली टिपिकल वर्ड हैं और कुछ इंग्लिश में बड़े टिपिकल वर्ड हैं, तो हिंदी में हमें उसको ज़्यादा पता होता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपका दोनों पर्पस सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वालों के भी क्वेश्चंस हैं, मैंने आंसर देखिए टिक लगा रखे हैं दोनों में। मैं डिक्टेट तो हिंदी में करूंगा, बट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आप अपना इंग्लिश में उसकी स्टडी कर सकते हैं। पीडीएफ स्टूडेंट्स 45 रुपीज़ डिपॉजिट करा करके आप जो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास 500 क्वेश्चंस लगभग और हैं, तो मीडियम जरूर मेंशन करिएगा हिंदी में या इंग्लिश में। तो इस वाली पीडीएफ के साथ साथ जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उसको और से 400 से 500 क्वेश्चन अलग दे दिए जाएंगे, यानी कि लगभग 800 से 900 क्वेश्चंस। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उसको भी एक पीडीएफ फाइल अलग से दे दी जाएगी। तो लगभग 900 के आसपास क्वेश्चंस हैं, तो उसकी स्टडी हम करेंगे। तो चलिए क्लास नंबर 6 डिस्कस करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर लगभग 7 है आपका कि तंत्रिका तंत्र और बेहोशी से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा। तो ये उस चैप्टर के एमसीक्यूज हैं। तो 2 चैप्टर के मैं आपसे इसमें डिस्कस करूंगा। देखिए मैंने टिक लगा रखे हैं। एक्चुअली जब बच्चे पीडीएफ लेते हैं तो उनको आंसर टिक चाहिए होता है, जिससे एग्ज़ाम में उनका रिवीजन जो है वो हो जाए पीडीएफ फाइल में भी और वीडियो में भी। तो इतना टाइम नहीं होता स्टूडेंट्स की इतने सारे क्वेश्चंस की 2 बारी पीडीएफ बनाई जाए ना, क्योंकि एक पीडीएफ बनाने में बहुत समय लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि तंत्रिका तंत्र के अंग होते हैं। तो देखिए जो हमारा मस्तिष्क होता है यानी कि ब्रेन, और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है जिसे हम हिंदी में रीढ़ की हड्डी कहते हैं वो भी होता है, और जो नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, तो ये तीनों तंत्रिका तंत्र जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना उसके पार्ट होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2, उस सिस्टम का नाम बताएं जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करता है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र है, वो हम जो भी कोई गतिविधि करते हैं उसको वो कंट्रोल करता है ना। दिमाग जो होता है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो हमारे शरीर का पूरा राजा होता है। अगर दिमाग ही हमारा ख़राब हो जाए तो जो है यानी कि इंसान का, तो उसको पागल जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। ऐसे ही सेम जिस तरीके से कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू होता है, तो उसी तरीके से हमारा जो दिमाग होता है ना वो ही राजा होता है। ठीक है। पोन, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो ये है आपका पश्च मस्तिष्क। ठीक है। तो ये एक पार्ट का नाम है, तो आपको याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं। तो ये चाहे आर्ट का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो, तो ये इन सभी को पता होना चाहिए। जनरल साइंस से क्वेश्चंस भी कंपटीशन में आते हैं। तो मेडुला, ठीक है, मेडुला आपको याद रखना है कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो मस्तिष्क के मेडुला हिस्से से निकलती है। मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र को डैश और तंत्रिका तंत्र में विभाजित किया जाता है। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है उसको तो केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र में विभाजित किया जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र की सबसे जो छोटी इकाई है उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्यों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पश्च मस्तिष्क में
जो हमारा मेडुला होता है। ठीक है, स्ट्रोक के बाद इनमें से कौन सी दीर्घकालिक समस्या हो जाती है? कभी कभी एक व्यक्ति को स्ट्रोक आ जाता है ना, हार्ट में, तो तीनों बीमारियां हो सकती हैं। या तो शरीर के एक तरफ पक्षाघात या कमजोरी आ सकती है, या सोच या स्मृति के साथ समस्याएं बढ़ सकती हैं, है ना। आदमी की जो याददाश्त होती है, भूल जाता है छोटी छोटी बातें, कुछ सामान रख करके भूल जाता है, और भाषा के साथ समस्याएं, ये तीनों प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, उन प्रतिवर्ती क्रियाओं को जिसमें मस्तिष्क शामिल होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम कहते हैं सेरेब्रल सजगता। ठीक है, सेरेब्रल सजगता। स्ट्रोक को रोकने के लिए किस प्रकार की दवा दी जाती है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ये हमें इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो एक तो ए ऑप्शन कि जो थक्का बनने से रोकने के लिए दवा, इसको इंग्लिश में बड़ा कॉमन वर्ड है कि शरीर में ना क्लॉट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो उसको रोकने की दवा। और जो बी है कि रक्त को पतला करने की दवा, जो ब्लड थिनर मेडिसिन होती है, एस्प्रिन दी जाती है। उस दवा का नाम एक्चुअली अधिकतर डॉक्टर्स देते हैं एस्प्रिन। वो जब क्लॉट्स जमने लगते हैं तो उस ब्लड को पतला करने के लिए एस्प्रिन दी जाती है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है, ए और बी दोनों। 11, हालांकि मिर्गी वाले लोगों के लिए व्यायाम अच्छा होता है, लेकिन कुछ खेल खतरनाक हो सकते हैं। इनमें से कौन सा खेल उस क्षेत्र में आता है? मिर्गी यानी कि आदमी बेहोश हो जाता है, ठीक है, ज़मीन पे गिर जाता है, उसे जो है कुछ एक तरीके से आपने अक्सर मूवी में देखा होगा कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया। देखो, पहाड़ों पर वो नहीं चढ़ सकता, और तैराकी भी नहीं कर सकता, और फुटबॉल भी नहीं खेल सकता। तो ये जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ठीक है, बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्कोहल मिर्गी वाले व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि देखिए, एल्कोहल यानी कि शराब में क्योंकि एल्कोहल होता है तो इसलिए नशा छा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है कि यह दौरे को नियंत्रित करने वाली दवा के साथ हस्तक्षेप भी कर सकता है, और जो बी ऑप्शन है कि यह दौरे का कारण बन सकता है। तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, यानी कि डी, ए और बी दोनों। ठीक है, थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं बीमारी के बारे में, तो हमें इसके बारे में पता भी होना चाहिए। दौरे का कारण हो सकता है, ठीक है, यानी किसी को अगर दौरा पड़ गया तो वो मस्तिष्क की चोट भी हो सकती है, और वो कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, संक्रमण भी हो सकता है, और कोई वो जो खराब जीन होते हैं किसी किसी व्यक्ति के अंदर, तो वो भी हो सकता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। इन जीवन शैली कारकों में कौन सा कारक युवा या वयस्कों में स्ट्रोक का सबसे अधिक जोखिम बढ़ाने में भूमिका निभाता है? देखिए, या तो किसी का वजन ज़्यादा हो, यानी कि वो मोटा ज़्यादा हो, थोड़ा या कोई व्यायाम भी नहीं करता हो, ठीक है ना तो चलना ना फिरना, ना कोई एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं, ज़्यादा चलना फिरना भी ना हो, और उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, उच्च रक्तचाप हो। तो ये तीनों कारण जो हैं वो आपके नहीं होते। इसमें जो धूम्रपान है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सबको पता है कि स्मोकिंग जो है वो हमारे शरीर को नुकसान करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्मोकिंग बिल्कुल राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मिर्गी इन सब में किस आयु वर्ग में शुरू होने की संभावना होती है? तो जो किशोर अवस्था होती है आपकी, यानी कि लगभग 15 से 18 साल के लगभग जो बच्चे होते हैं, तो उसमें जो है मिर्गी सबसे ज़्यादा होने की संभावना होती है। और नीचे स्टूडेंट्स ये आंसर भी दे रखे हैं, तो मैंने एक्चुअली टिक इसलिए लगा दिया ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को पढ़ने में आसानी भी रहे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है इसका पाचन तंत्र से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यूज बता रहा हूँ। स्टूडेंट देखिए, पेपर थोड़ा सा टफ आएगा, मैं आपको पहले बता दूँ, क्योंकि इतना इजी नहीं होता। साइंस का थोड़ा सा पेपर है, टर्मिनोलॉजी जो है वो
इसमें साइंस की भी है। फूड न्यूट्रिशन की तरह इतना आसान ये पेपर नहीं है, थोड़ा सा आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। 40 नंबर लाने आपको इसमें जरूरी है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन में है, तो इतना आसान नहीं है कि 40 नंबर भी आ जाए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा दस्त का आम कारण होता है ना, डायरिया जिसको हो जाता है, तो वो होता है आपका दूषित भोजन या पानी। ये अभी आपके फूड न्यूट्रिशन में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें ए ऑप्शन पे दूषित भोजन दे रखा था और बी ऑप्शन पे दूषित पानी दे रखा था, तो सी ऑप्शन दे रखा था ए और बी दोनों। तो ध्यान रखना कि जो डायरिया होता है वो हमेशा जो है दूषित भोजन या पानी से होता है। खाद्य विषाक्तता का सबसे आम लक्षण होता है, देखिए मतली और उल्टी, ठीक है। हम कहते हैं ना फूड पॉइजनिंग हो गई, हमने कुछ खाया और वो हमको सूट नहीं किया, हमें वो सही तरीके से पचा नहीं वो हमारे शरीर में, हमें जो है मान लीजिए वॉमिटिंग भी हो सकती है, हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग हो गई तो उल्टी हो सकती है हमें, ठीक है। तो मतली और उल्टी इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी बच्चे को दस्त है तो आपको चिकित्सक को कब बुलाना चाहिए? देखिए तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं कि यदि तापमान यानी कि जो बुखार है वो 102 डिग्री से ऊपर हो जाता है, ठीक है, और यदि बच्चा जो है वो सो नहीं सकता है, और यदि निर्जलीकरण के लक्षण है यानी कि डिहाइड्रेशन के लक्षण अगर हो रहे हैं, है ना, तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल उपयुक्त सभी। तो तीनों अगर होते हैं तो आप जो हैं चिकित्सक को, डॉक्टर को बुला सकते हैं। खाद्य विषाक्तता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संभावित उपचार शामिल हो सकता है? देखिए तीनों शामिल हो सकते हैं इसमें। एंटी डायरियल जो ड्रग्स है वो भी हो सकती है, और एंटीबायोटिक्स भी हो सकता है, और जो तरल पदार्थ है ना वो भी हो सकता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ये। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेफिलोकोकई या कोलिस्ट्रीडियम बैक्टीरिया द्वारा जारी विषाक्त पदार्थ खाद्य विषाक्तता से सबसे आम कारण में से एक है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। डैश का संक्रमण खाद्य विषाक्तता का एक आम कारण है, यानी कि एक जो है नॉर्मल कॉमन जो है वो कॉजेज है, तो बैक्टीरिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसका में जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। चलिए, खाद्य जनित बीमारी को खाद्य विषाक्तता माना जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बच्चे को दस्त किस किस कारण से हो सकता है? देखिए या तो दूषित भोजन हो या दूषित पानी हो, ये भी हो सकता है, या वायरल संक्रमण भी हो, जैसे बुखार हो जाता है वायरल चल जाता है तो वो भी कारण हो सकता है, और आंत में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के असंतुलन से, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। भोजन आपके पाचन तंत्र में डैश आगे बढ़ता है, तो देखिए वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि तरंगनुमा मांसपेशी संकुचन से, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। सबसे अधिक पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये हमारी छोटी आंत में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, छोटी आंत में होती है सबसे अधिक पाचन की प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। यकृत पाचन में, जिसे हम इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, तो किस प्रकार सहायता करता है? तो सी ऑप्शन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पित्त रस का उत्पादन करता है, पित्त रस का उत्पादन करता है। आंतों की परत को नुकसान कौन पहुंचा सकता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए एस्पिरिन और ऑप्शन नंबर बी एंटीबायोटिक्स। देखिए जो एंटीबायोटिक्स की जो ये दवाइयाँ होती हैं, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा नहीं चलती है, 5 दिन या 7 दिन चलती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा डॉक्टर्स जो है वो एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, क्योंकि इनकी डोज थोड़ी सी हैवी होती है
और ज़्यादा अगर एंटीबायोटिक्स अगर हम लेते हैं तो हमारे शरीर को नुकसान होता है, तो इसलिए 5, 7 या 11 दिन, इससे ज़्यादा नहीं चलती एंटीबायोटिक्स। और दूसरी एस्पिरिन, खून को पतला करने की दवाई जो है ये एस्पिरिन अक्सर दी जाती है। कैफीन देखिए आंतों की परत को नुकसान नहीं पहुंचाती है। एक्चुअली कैफीन जो है ना, वो देखिए जो हमारी चाय पत्ती होती है, जब वो पैकिंग में होती है तो कभी भी आप उसको देख लीजिएगा, चाय में निकोटिन भी होता है और कैफीन भी होता है, इसलिए जो है चाय की थोड़ी सी हमें लत लगी होती है, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी इतनी मतलब होती है कि वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। 3 इसमें सॉल्ट होते हैं, 2 के मुझे नाम याद हैं, एक आपका कैफीन हो गया और एक आपका निकोटिन हो गया। तो अक्सर चाय पीने का कुछ लोगों को नशा होता है, तो वो एक्चुअली कैफीन और निकोटिन के कारण ही होता है। कभी भी इंग्रेडिएंट्स इसके लिखे होते हैं तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बुखार की दवाइयों में भी कैफीन होता है, दर्द की जो दवाइयाँ होती हैं उसमें कैफीन होता है, तो थोड़ा सा आदमी को नशा छा जाता है, नींद आ जाती है, तो इसलिए शरीर को आराम भी मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए और बी दोनों। आंतों के स्वास्थ्य को इनमें से कौन बनाए रखता है? देखिए फाइबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, फूड न्यूट्रिशन में भी उसके सिलेबस में भी है ये, कि आंतों के स्वास्थ्य को जो है फाइबर बनाए रखता है। खाद्य विषाक्तता दूषित खाना खाने के कारण होती है और इसको कैसे रोका जा सकता है? तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। एक तो खाना पकाने का जो मांस और पोल्ट्री को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। फल और सब्जियों को खाने से या उनको पकाने से पहले धोना चाहिए, है ना, क्योंकि उनमें केमिकल होते हैं, खाद जो डाली जाती हैं, तो इसलिए वो नुकसान भी करती हैं शरीर को। तो बहुत अच्छे से उन्हें ताज़े पानी से साफ भी कर लेना चाहिए और भोजन का ठीक से भंडारण करना चाहिए। तो डी ऑप्शन जो वो इसका राइट आंसर है ना, उपयुक्त सभी। पाचन प्रक्रिया शुरू होती है, तो देखिए हम मुंह से खाना खाते हैं तो मुख से शुरू होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पित्त डैश में बनता है, देखिए जो पित्त होता है हमारा वो यकृत में बनता है ना, लीवर में। सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, पाचन तंत्र क्या कार्य करता है? देखिए पाचन तंत्र जो है वो भोजन को तोड़कर उसका उपयोग करता है, तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। आमतौर पर खाद्य विषाक्तता का प्रथम लक्षण क्या होता है? वो होती है उल्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंत में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का असंतुलन दस्त का एक आम कारण है, यानी कि डायरिया का, तो ये भी जो है बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बार बार मल त्याग के अलावा दस्त के अन्य लक्षण हैं, तो देखिए वो पेट दर्द भी हो सकता है और वो मरोड़ भी हो सकता है और वो मतली भी हो सकती है, तो डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। दस्त के दौरान निर्जलीकरण, इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं डिहाइड्रेशन, को रोकने के लिए इन तरल पदार्थों में से कौन सा सबसे अधिक पीने को दिया जाता है? देखिए एक तो पानी तो दिया ही जाता है, पानी तो हर बीमारी में लगभग दिया जाता है, और दूसरा है आपका शिकंजी, तो फलों का रस नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो नुकसान करता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है कि पानी और शिकंजी। अक्सर खाने के 4 से 8 घंटे के भीतर और उल्टी के साथ जो दस्त अचानक शुरू हो जाता है उसका कारण क्या हो? वो हो सकता है फूड पॉइजनिंग, है ना, खाद्य विषाक्तता। और इसमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटा वायरस में दस्त का आम कारण है, तो देखिए रोटा वायरस जो है ना, तो वो बच्चे में दस्त का आम कारण होता है, ध्यान रखिएगा ये बच्चों में होता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि दस्त होने पर इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ एक अच्छा विकल्प होता है? देखिए केले भी होते हैं और चावल भी हो सकते हैं और जो सादा टोस्ट होता है ये भी हो सकता है, तो तीनों ऑप्शन इसमें हो सकते हैं। डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। तो व्यूअर्स मैंने दोनों चैप्टर जो हैं आपके इसमें कवर करा दिए हैं। मेरी कोशिश ये है कि आपके एग्ज़ाम्स
शुरू होने से पहले मैं लगभग ये 400 क्वेश्चंस तो करा ही दूँ लगभग जो मेरे पास में है, और इसके अलावा कुछ और भी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं तैयार कर रहा हूँ, तो ये भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आप बच्चे चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय इसके आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।